नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हम लोग नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के निर्धारण के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम अपने पहले लेक्चर में आपको बताए कि राष्ट्रीय आय निर्धारण के संदर्भ में कुल 4 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया है। राष्ट्रीय आय निर्धारण का किन्स का सिद्धांत भी हम लोगों ने देख लिया, जो यह सिद्धांत किन्स के रोजगार सिद्धांत पर आधारित था। हमने इन सिद्धांतों में ये देखा था कि जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत था या राष्ट्रीय आय निर्धारण का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, वह जे.बी.शे के बाजार नियम पर आधारित था और यह राष्ट्रीय आय निर्धारण का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, लगभग 125 साल तक निर्विघ्न रूप से अविरल भाव से अर्थव्यवस्था में चलता रहा। इसको लोग मानते रहे। लेकिन 1930 में जो ग्लोबल फॉल डाउन होता है, वैश्विक मंदी आती है, उस मंदी में जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत था और उसी रोजगार के सिद्धांत पर जो वेस्ट था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत, वो भी खारिज हो जाता है, वो भी गलत साबित हो जाता है। उसके पश्चात कीन्स जो है पूरी मंदीकालीन परिस्थितियों को अध्ययन करता है, कीन्स के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जिसकी चर्चा जो है राष्ट्रीय आय निर्धारण के कीन्स के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने की है, विधिवत अध्ययन किया है उसका। और उस कीन्स के सिद्धांत के बाद, राष्ट्रीय आय निर्धारण के कीन्स के सिद्धांत के बाद मैंने बताया कि 1936 में द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी रोजगार के सामान्य सिद्धांत, मुद्रा और ब्याज, ये जो पुस्तक कीन्स ने दिया, इसमें राष्ट्रीय आय निर्धारण का एक दूसरा सिद्धांत हमको देखने को मिला। इसके बाद यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण के कीन्स के सिद्धांत के बाद एक जो तीसरा सिद्धांत आता है, राष्ट्रीय आय निर्धारण का हिक्स और हैंसन मॉडल, यानी इसको राष्ट्रीय आय निर्धारण का हम द्विक्षेत्रीय मॉडल के भी नाम से जानते हैं, जो अपने पूर्व के सिद्धांतों में देखा गया था। उन पूर्व के बातों को लेकर के सर्वप्रथम जे.आर. हिक्स ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, एक शोध किया, और उस शोध को जो है इकोनोमेट्रिया नामक शोध पत्र में उसको जारी करते हैं। वो जो है वहाँ से प्रकाशित होता है और उस शोध पत्र का शीर्षक है मिस्टर कीन्स एंड क्लासिकल, ए सजेस्टेड इंटरप्रिटेशन, सजेस्टेड इंटरप्रिटेशन। यानी कीन्स इकोनोमेट्रिया में एक शोध पत्र प्रकाशित करते हैं और वह शोध पत्र जो है 1937 में आता है। इस शोध पत्र के माध्यम से इन्होंने अपने पूर्व के सिद्धांतों यानी क्लासिकल थियरी और कीन्सीय थियरी, इन दोनों को समन्वय करके, दोनों में आपस में समन्वय करके एक तीसरा सिद्धांत राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत
प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी हमने क्या देखा कि 1936 में एडी में जॉन मेनार्ड कीन्स और कीन्स का सिद्धांत आया। फिर 1937 में जे.आर. हिक्स ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया और इसी शोध पत्र को वेस्ट करके हैंसन ने 1949 में शोध पत्र जारी किया या 1949 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर, यानी हिक्स और हैंसन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर, हिक्स और हैंसन के द्वारा दिए गए कहे गए बातों के आधार पर राष्ट्रीय आय निर्धारण का एक तीसरा सिद्धांत हमको देखने को मिलता है, जिसको हिक्स व हैंसन मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। हिक्स और हैंसन मॉडल, यही हिक्स व हैंसन मॉडल या राष्ट्रीय आय निर्धारण का जो हिक्स और हैंसन मॉडल है, यह द्विक्षेत्रीय मॉडल के भी नाम से जाना जाता है और संपूर्ण अध्ययन का इन्होंने फोकस दो क्षेत्रों में बांट करके अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा और इस दो क्षेत्रों में बांट करके राष्ट्रीय आय निर्धारण की बात करते हैं, जिसमें जो प्रथम है, हम देख रहे हैं प्रथम ये वास्तविक क्षेत्र है और इस वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु बाजार या प्रोडक्ट मार्केट, और इस वस्तु बाजार या प्रोडक्ट मार्केट को हम बचत व निवेश अनुसूची के नाम से जानते हैं, यानी IS अनुसूची। और जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र जो है मॉनेटरी मार्केट है, मौद्रिक क्षेत्र है या मुद्रा बाजार है, और इस मुद्रा बाजार के अंतर्गत LM यानी मुद्रा की मांग L से मतलब है और मुद्रा की पूर्ति M से मतलब है, इसके आधार पर यानी LM अनुसूची के आधार पर, यानी IS अनुसूची और LM अनुसूची के आधार पर, या ये कहें कि दोनों में समन्वय के पश्चात राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। यानी इन दोनों हिक्स और हैंसन नाम के दोनों अर्थशास्त्रियों ने प्रथम अनुसूची और दोनों अनुसूची, इन दोनों अनुसूचियों के आधार पर राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने का काम किया है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में आपस में समन्वय करके राष्ट्रीय आय के निर्धारण का जिक्र किया जाता है। जो प्रथम अनुसूची जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, वह प्रथम अनुसूची वास्तविक क्षेत्र, और वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत पहले ही मैंने बताया कि वस्तु बाजार का क्षेत्र है और इस वस्तु बाजार में बचत S व निवेश अनुसूची का जिक्र होता है, और द्वितीय क्षेत्र में जो है LM अनुसूची है, और यह जो LM अनुसूची है इसमें मौद्रिक बाजार है, यानी मुद्रा की कुल मांग या तरलता अधिमान तथा मुद्रा की कुल पूर्ति अनुसूची का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रथम अनुसूची है, वो प्रथम अनुसूची IS अनुसूची, प्रथम अनुसूची को हम IS अनुसूची के नाम से जानते हैं, और बचत से मतलब S से है और निवेश से मतलब I से है। तो इसके आधार पर, यानी इस मॉडल के आधार पर या इस प्रथम क्षेत्र के आधार पर इन्होंने ये माना है कि बचत सदैव निवेश के बराबर होता है। यानी अर्थव्यवस्था में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसान हो, चाहे वह एम्प्लॉई हो, चाहे वह उद्योगपति हो, हर व्यक्तियों का जो बचत है, यानी संपूर्ण जो बचत है, यह बचत अर्थव्यवस्था में संपूर्ण इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। यानी जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं
उन सारे इन्वेस्टमेंट के बराबर ये होता हुआ पाया जाता है। तो बचत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम अपना जो इसके पहले एक वीडियो डाला गया है कि बचत सदैव निवेश के बराबर होता है S=I, तो इस S=I के अंतर्गत हमने पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के भी दृष्टिकोण आपको बताए थे कि किस प्रकार से पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि बचत और निवेश दोनों इक्वल होता है। हमने किन्स के भी हिसाब से, किन्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर भी बचत और निवेश को एक समान होता हुआ दिखाया गया था, और समीकरण के रूप में भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से समीकरण के रूप में यदि देखा जाए तो S=I होता हुआ पाया जाता है। तो इससे संबंधित अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे S=I होता है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो विनियोग है, जो I है, वह सदैव बचत के बराबर होता हुआ पाया जाता है, यानी S=I होता है। अब संतुलन की अवस्था में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संतुलन की अवस्था में ब्याज दर के प्रत्येक स्तर पर आय वहां निर्धारित होगी जहां विनियोग बचत के बराबर होगा। यानी ब्याज दर में यदि परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे ब्याज दर होता है, तब भी विनियोग जो है सदैव बचत के बराबर होता हुआ पाया जाता है। अब इसको कैसे हम मतलब ये माने, तो इसके संदर्भ में जैसे आपको दिख रहा होगा कि मान लिया अर्थव्यवस्था में ब्याज का दर अधिक है, प्रचलित ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया अधिक है, तो जिन दिनों रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होता है ऋण महंगा होगा, ऋण महंगा होगा, कर्ज लेना महंगा साबित होगा। तो जब कर्ज लेना महंगा साबित होगा तो लोग कम निवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्ज लेकर के निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट कर्ज लेकर के करना है। तो इन्वेस्टमेंट, एक तो इन्वेस्टमेंट कर्ज लेके करना है तो कर्ज महंगा है, तो एक तो वो प्रेशर रहेगा, और दूसरी चीज कि जब ब्याज दर ही महंगा है तो इन्वेस्टमेंट से अगर हमको आय कमाना है तो हम इन्वेस्टमेंट से आय न कमा करके उस पैसे को डायरेक्ट ब्याज पर दे देंगे, और डायरेक्ट ब्याज पर दे करके हम आय कमा लेंगे। तो ब्याज दर यदि अधिक हो गया तो ब्याज दर अधिक होने से ऋण महंगा होगा, और ऋण महंगा होने से निवेश कम होगा। एक तो ऋण महंगा होने से इन्वेस्टर्स कम मिलेंगे, और दूसरा जिसके पास पूंजी है वो डायरेक्ट ब्याज पे दे देगा और ब्याज से आय कमाएगा। तब ऐसी स्थिति में निवेश जब कम होगा तो निवेश कम होने से व्यक्ति की आय भी कम होती हुई पाई जाती है, आय कम होगी। तो हमने क्या देखा कि यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर अधिक है तो आय कम, अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज का दर कम है, सस्ता ब्याज है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको कर्ज मिल जाएगा, तो जिन दिनों ब्याज दर सस्ता है, ब्याज दर कम है, तो कम होने के वजह से ऋण सस्ता हो गया, और ऋण सस्ता हो गया तो निवेश लोग अधिक करेंगे, और जब निवेश अधिक करेंगे इन्वेस्टर्स अधिक हो जाएंगे। तो जब निवेश अधिक हुआ तो लोगों का आय अधिक होगा, आय अधिक हो गया। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ब्याज कम तो आय अधिक, यानी अभी तक ये देखा गया कि ब्याज दर अधिक तो आय कम, ब्याज दर कम तो आय अधिक। तो वही चीज यहां पर रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है, और इसमें OX अक्ष पर आय स्तर और OY पर ब्याज का दर दिखाया गया है। जिन दिनों OP ब्याज का दर है उन दिनों आय जो है OM का है। ब्याज अधिक है, OP ब्याज का दर है, तो जिन दिनों OP ब्याज का दर है
उन दिनों आय कम है, यानी OM आय है, यानी ब्याज दर अधिक तो आय कम। ब्याज दर यहां अधिक प्रदर्शित हो रहा है, तो ब्याज दर अधिक प्रदर्शित होने से आय कम। यही दूसरे तरफ से अगर इसको समझें कि यदि ब्याज दर कम है, तो ब्याज दर कम है तो आय अधिक, तो OP2 ये ब्याज का दर है, और जिन दिनों ब्याज का दर कम है उन दिनों आय का स्तर OM का है, यानी आय अधिक हो रही है। तो रेखा चित्र में हमने क्या देखा कि ब्याज का दर और आय स्तर, और इसमें जो संबंध हमने देखा कि ब्याज के दर और आय में विपरीत संबंध पाया जाता है, ब्याज अधिक आय कम, ब्याज कम आय अधिक, तो विपरीत का संबंध पाया जाता है। अब थोड़ी सी बात हम यहां पर जो ये IS वक्र है, इस IS वक्र के ढाल की बात करूं तो इसके ढाल डिफरेंट टाइप के ढाल हो सकते हैं। ढाल यानी इलास्टिसिटी, ये कभी अधिक हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो IS वक्र का जो ढाल है, ये इन्वेस्टमेंट हेट डिमांड, प्रचलित ब्याज का दर और मल्टीप्लायर इफेक्ट अर्थव्यवस्था में है। ये तीनों मिल करके, या तीनों जो है ये IS वक्र के ढाल को डिसाइड करते हैं कि IS वक्र का ढाल कैसा होगा। लेकिन जो IS वक्र है बाएं से दाहिने, यानी ब्याज दर और आय स्तर में चूंकि विपरीत का संबंध होता है, इसलिए IS वक्र का ढाल जो है बाएं से दाहिने होगा। लेकिन जो इलास्टिसिटी की जहां तक सवाल है, यह इलास्टिसिटी जो है, यानी IS वक्र की जो इलास्टिसिटी है, यह जो है निवेश मांग, ब्याज दर तथा गुणक के ऊपर निर्भर करता हुआ पाया जाता है। तो हमने यहां पर देखा कि यह जो प्रथम क्षेत्र है, इस प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत, या जो वास्तविक क्षेत्र है, वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत बचत और निवेश, और ये बचत निवेश किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इफेक्ट डालते हैं, यानी ब्याज और आय किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी अनुसूची आती है वह LM अनुसूची, और LM अनुसूची के अंतर्गत ये मौद्रिक क्षेत्र है, यानी मुद्रा बाजार, मोनेटरी मार्केट। और हिक्स तथा हैंसन मॉडल की दूसरी शर्त के अनुसार संतुलन की अवस्था में मुद्रा की कुल मांग मुद्रा के कुल पूर्ति के बराबर होता है। जैसा कि हमने IS में आपको बताया था, इस प्रथम अनुसूची में आपको बताया गया था कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, इस प्रथम अनुसूची के अंतर्गत बताया गया था कि S = I, बचत बराबर निवेश, प्रथम अनुसूची में बताया गया था। अब जो दूसरी अनुसूची है, जो मौद्रिक क्षेत्र है, इस मौद्रिक क्षेत्र में भी यही बताया जा रहा है, हिक्स और हैंसन ने यही बताया है कि मुद्रा के क्षेत्र में भी, यानी संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि मुद्रा की कुल मांग जो होती है, मुद्रा की कुल मांग मुद्रा के कुल पूर्ति के बराबर होती है, यानी L = M होता है। मुद्रा की कुल मांग और मुद्रा की कुल पूर्ति भी बराबर होती हुई पाई जाती है, यानी जितना मुद्रा की पूर्ति है उतनी ही मुद्रा की मांग होगी। अब मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मांग के संदर्भ में बात करें। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा मुद्रा की पूर्ति नहीं की जाती है। मुद्रा के पूर्ति की टोटल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट को है, या गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड की गई इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन, उसी को जो है मुद्रा के पूर्ति की जिम्मेदारी है, यानी एक जगह से मुद्रा की पूर्ति होती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर मुद्रा के पूर्ति की बात की जाए तो मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है।
और मुद्रा की पूर्ति जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है तो आज के डेट में अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मुद्रा जो है रोटेट कर रही है, कितनी करेंसी है, कितने क्रय शक्ति की मुद्रा अर्थव्यवस्था में चल रही है, इसका डेटा मुद्रा जारी करने वाली संस्था के पास होती है। तो आज के डेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मुद्रा जारी है, कुल कितनी मुद्रा की पूर्ति है, वह पूर्णतया बेलोचदार है। आज वो हरदम घटबढ़ नहीं रही है, वो पूर्णतया बेलोचदार है, उसमें पूर्ति तुरंत से संभव नहीं है और मुद्रा के पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो मुद्रा की पूर्ति जो एम है, यह एम जो है सरकार के द्वारा किया जाता है या सरकार के द्वारा बताई गई संस्था के द्वारा किया जाता है। अतः अल्पकाल में, दीर्घकाल में नहीं। दीर्घकाल में अगर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर गवर्नमेंट को मुद्रा की जरूरत है, वो प्रोसेस पूरा करेगी गवर्नमेंट और प्रोसेस पूरा करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में, अल्पकाल में जो मुद्रा की पूर्ति होती है, वह मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बेलोचदार होती है। इसमें कहीं कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो मुद्रा के पूर्ति के संदर्भ में हमने बताया। और जितनी अर्थव्यवस्था में टोटल मुद्रा की पूर्ति है, मान लिया 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए है, पूर्ति स्थिर है और उसी 1 लाख रुपए का मांग होना है। तो मांग, हमारे पास जो हमारी आय है, अब वही मांग जो है वो कैसे डिसाइड होगा, यानी मुद्रा की मांग कैसे डिसाइड होगी, एल, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो एल के निर्धारण के संदर्भ में, यानी मुद्रा की मांग आपके पास, जैसे मान लिया जो भी मुद्रा है, जितनी भी मुद्रा है, उस सभी मुद्रा को हम 3 हिस्से करते हैं। 10,000 रुपये आपकी आय है, 20,000 रुपये आपकी आय है, 1 लाख रुपये आपकी आय है। अब यही आय जो है, इस आय को 3 हिस्से हम करते हैं। पहला है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य, हमको साबुन खरीदना है, हमको आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, दूध खरीदना है, यानी जो दैनिक दिनचर्या हमारी है, उस दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए हम अपने आय का कुछ हिस्सा व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत रखते हैं। वो व्यवहारिक उद्देश्य है। हम अपने आय का कुछ हिस्सा सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए भी रखते हैं। किसी को कोई तबीयत न खराब हो जाए, कहीं कोई अचानक से कोई घटना दुर्घटना न घट जाए, कहीं नौकरी पर कोई जो है आंच न आ जाए, यानी भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है हम सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए रखते हैं और कुछ पैसा बचाते हैं सट्टा उद्देश्य के लिए, यानी पैसे से पैसा कमाने के लिए, पैसे को ब्याज पर चलाने के लिए, पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके ब्याज कमाने के लिए, पैसे को किसी को उधार दे करके ब्याज कमाने के लिए, यानी सट्टा उद्देश्य। यानी हमारी और आपकी ये जो टोटल आय है, उस टोटल आय का 3 हिस्सा व्यवहारिक उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य और सट्टा का उद्देश्य, और इन्हीं तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह मुद्रा या टोटल नकदी की मांग, यानी टोटल हमारी जो नकदी है, उस टोटल नकदी का निर्धारण इसी प्रकार से होता है, या टोटल नकदी की मांग जो है व्यवहारिक उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य और सट्टा के उद्देश्य के आधार पर होता है। अब हमको बात करना है कि अपने आय का कितना हिस्सा व्यवहारिक उद्देश्य के लिए रखा जाए, कितना हिस्सा सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाए और कितना हिस्सा सट्टा उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाए। ये अलग अलग बातों पे निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि व्यवहारिक उद्देश्य और सुरक्षात्मक उद्देश्य के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है आय। ये दोनों उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य के लिए रखी गई नकदी और सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए रखी गई नकदी, ये दोनों हमारे आय से गवर्न होते हैं। यदि हमारी आय अधिक है तो हम व्यवहारिक उद्देश्य के लिए भी अधिक नकदी रखेंगे, सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए भी अधिक नकदी रखेंगे। यदि हमारी आय कम है तो ऐसी स्थिति में हम व्यवहारिक उद्देश्य और सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए कम नकदी रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि व्यवहारिक उद्देश्य और सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए जो नकदी रखी गई है वह नकदी हमारे आय के ऊपर है कि आय अधिक है तो हमारे खर्चे अधिक होंगे, तो दाल चावल चीनी वगैरह वगैरह के लिए अधिक पैसे आवंटित करेंगे। हमारी आय अधिक है तो सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए भी हम अधिक नकदी उस क्षेत्र में आवंटित करेंगे। यदि आय कम है तो व्यवहारिक उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य, इन दोनों के लिए हम कम नकदी आवंटित करेंगे या कम नकदी उस उद्देश्य के लिए रखेंगे। अब जो दूसरा सेक्टर आता है सट्टा का उद्देश्य, ब्याज पर दे करके पैसा कमाना, ब्याज पर देना है, पैसे को ब्याज से आय प्राप्त करना है दे करके। तो सट्टा उद्देश्य के लिए अपने आय का कितना हिस्सा हम सट्टा उद्देश्य के लिए रखें, तो इसके लिए यह बताया जाता है कि वो प्रचलित ब्याज का दर देखा जाता है कि यदि प्रचलित ब्याज का दर ऊंचा है तो हमें लगेगा कि यदि पैसा ब्याज दर पे चला देंगे तो ज्यादा हमको पैसा प्राप्त होगा, ज्यादा हमको आय प्राप्त होगा। तो व्यवहारिक उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य, इसमें से भी कुछ काट लेंगे और यहां से काट करके ये पैसा यहां लेकर के चले जाएंगे। यानी सट्टा उद्देश्य के लिए हम नकदी की मात्रा बढ़ा देंगे, ब्याज दर यदि ऊंचा है तो। यदि मान लिया ब्याज दर कम है, नकदी को अगर हम अपने पैसे को ब्याज पर चलाते हैं तो ब्याज पर चलाएंगे तो उससे कम लाभ हमको प्राप्त होगा, कम आय हमको प्राप्त होगा, तो नहीं ब्याज पर देंगे, ब्याज पर देंगे ही नहीं, कम मुद्रा हम ब्याज पर चलाएंगे। तो यहां पर मात्रा कम किया, सट्टा के उद्देश्य के लिए ब्याज का दर घट गया है तो सट्टा के उद्देश्य के लिए नकदी हम कम रखेंगे, यहां से पैसा ले जाकर यहां शिफ्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि व्यवहारिक और सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए जो नकदी रखी जाती है वह नकदी आय के ऊपर निर्भर करता है, और जो सुरक्षात्मक उद्देश्य आई इक्वल टू आई वाई अगर ऊपर नीचे है तो व्यवहारिक और सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए नकदी ऊपर नीचे करेंगे। और यदि आर ये प्रचलित ब्याज का दर है आर, और ये आर में ऊपर नीचे होता है, ब्याज का दर ऊपर नीचे होता है, ब्याज का दर परिवर्तित होता है, प्लस माइनस होता है, तो सट्टा के उद्देश्य के लिए भी नकदी हम घटा बढ़ा सकते हैं। और इसी को ये दिखाया गया है कि एल से मतलब यह है कि जो नकदी की मांग है, नकदी की मांग, टोटल नकदी की मांग फंक्शन किस पे करता है, वाई इक्वल टू आई और आर इक्वल टू ब्याज का दर, यानी एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आर। ये फंक्शन किस पे करता है, नकदी की मांग परिवर्तित कैसे होती है, फंक्शन किस पे करती है, वाई और आई से ये फंक्शन करती हुई पाई जाती है। तो यहां हमने देखा, हमने इसके पहले क्या देखा था कि नकदी की पूर्ति जो है इसकी इलास्टिसिटी 0 है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो नकदी की मांग है वह नकदी की मांग किस प्रकार से परिवर्तित होगी, व्यवहारिक और सुरक्षात्मक उद्देश्य में परिवर्तन आय के स्तर से और सट्टा के उद्देश्य का परिवर्तन ब्याज के दर से होता हुआ पाया जाता है। यानी हमने वही बताया आपको कि जो है बी, नकदी की मांग जो है कितना होगा वो व्यवहारिक उद्देश्य और सुरक्षात्मक उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है, और ये जो है आय से
निर्धारित होगी और सट्टा उद्देश्य ब्याज के दर से निर्धारित होगा। ब्याज दर में अगर परिवर्तन होता है तो आय में भी परिवर्तन होता हुआ पाया जाएगा। ब्याज दर यदि बढ़ता है तो ऋण लेने वालों की संख्या घट जाएगी। ब्याज दर बढ़ेगा तो ऋण लेने वालों की संख्या घट जाएगी, और ऋण लेने वालों की संख्या जब घट जाएगी तो सट्टा है तो नकदी की मांग कम होगी, और जब सट्टा है तो नकदी की मांग कम होगी तो आय में वृद्धि हो जाएगी। यानी बताया गया कि ब्याज दर बढ़ता है, ब्याज दर ऊंचा होता है तो हम पूर्ति तो अधिक करना चाहते हैं लेकिन मांग कम होगा। वहां पर ब्याज दर ऊंचा है तो मांग कम होगा, लोग नहीं लेंगे, हमसे कर्ज नहीं ले पाएंगे। ऋण लेने वालों की संख्या घट जाएगी, जब ऋण लेने वालों की संख्या घट जाएगी तो हम जो ऋण के लिए, ऋण उधार देने के लिए जो पैसा आवंटित किए थे उसको अब क्या करेंगे, वो व्यवहारिक और सुरक्षात्मक उद्देश्य के तरफ शिफ्ट कर देंगे। यानी आय वहां पर हमारी उस क्षेत्र में चली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ब्याज दर घटता है, ब्याज दर जो है घटता है तो यहां जो है ये होगा, जो ये यहां आएगा। ब्याज दर घटता है तो ऐसी स्थिति में ऋण लेने वालों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ब्याज दर कम है तो ऋण लेने वाले बढ़ जाएंगे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। तो सट्टा है तो नकदी की मांग बढ़ जाएगी, और ब्याज दर यदि कम है तो हम नहीं देना चाहेंगे, आय हमारी घट जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ब्याज दर में परिवर्तन होता है तो आय में कैसे परिवर्तन होता हुआ पाया जाता है। और यह बताया गया कि ब्याज दर बढ़ता है तो आय बढ़ती है, और ब्याज दर घटता है तो आय घट जाती है। तो वही चीज हमने देखा कि यदि रेखा चित्र में देखते हैं, ओ एक्स पर आय दिखाया गया है और ओ वाई पर ब्याज दर दिखाया गया है। जिन दिनों ओ पी ब्याज का दर है, ब्याज दर ऊंचा है, तो उन दिनों ओ एम आय है, आय अधिक है। ब्याज अधिक तो आय अधिक, वही चीज यहां ब्याज अधिक तो आय अधिक दिखाया गया है, ब्याज अधिक तो आय अधिक दिखाया गया है। और वही चीज यहां पर दिखाया गया है कि जिन दिनों ब्याज अधिक है, ये ओपी ब्याज है, उन दिनों आय अधिक है। अब जिन दिनों ब्याज कम, जैसे मान लिया ब्याज का दर ओ आर, जिन दिनों ब्याज कम है उन दिनों आय ओ एम थ्री का हो रहा है। यानी ब्याज ओ आर है, ब्याज दर कम है तो आय ओ एम थ्री है, यानी आय कम है, ब्याज कम तो आय कम। यही चीज यहां भी दिखाया गया था, ब्याज दर घटता है तो आय घट जाती है, ब्याज दर कम तो आय कम। अब यहां पर हम एलएम रेखा के संदर्भ में थोड़ा बात कर लें कि एलएम रेखा यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि यह जो एलएम रेखा है यह ओ आर से नीचे नहीं जा सकती। यानी ब्याज का दर शून्य नहीं हो सकता, या एक अनुकूलतम ब्याज के दर से या एक न्यूनतम ब्याज के दर से नीचे ब्याज का दर नहीं जा सकता। अर्थात ब्याज का दर एक बिंदु से के पश्चात स्थिर हो जाता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। जैसे ब्याज का दर जीरो हो जाए, ये संभव ही नहीं। अगर ब्याज का दर जीरो हो जाएगा तो कोई ब्याज पर पैसा क्यों देगा, देगा ही नहीं।
तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जाता है कि ब्याज का दर एक स्तर के बाद नीचे नहीं जा सकती, इसीलिए जो है ये ब्याज की रेखा जो है यहाँ से ऊपर ले चली गई है। यह जो है ये रेखा यहीं से ऊपर है, यानी ब्याज का दर यहाँ से नीचे नहीं प्रदर्शित किया गया। इसके बाद ये जो LM रेखा है ये T के बाद जो है खड़ी हो गई है, यानी पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात आय भी स्थिर होता हुआ पाया जाता है। अतः LM रेखा पूर्ण रोजगार बिंदु OM जो है पूर्ण रोजगार का बिंदु है, इसके पश्चात OY के समानांतर हो गई है, यानी उसके बाद वो समानांतर होती हुई पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से IS रेखा का सृजन होता है जो बाएं से दाहिने के तरफ जाती है। ये IS रेखा बाएं से दाहिने के तरफ नीचे गिरती हुई पाई जाती है, और हमने LM रेखा के संदर्भ में देखा कि ये बाएं से दाहिने ऊपर के तरफ चढ़ती हुई पाई जाती है। और हिक्स और हैंसन का ये मानना है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा कहाँ, तो राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संदर्भ में ये बताया कि IS और LM रेखाएं जहाँ दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर रोजगार का निर्धारण होता है और वहीं पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। तो IS LM रेखा ये दोनों एक दूसरे को T बिंदु पे काट रही हैं, और यहाँ से जब दोनों एक दूसरे को T बिंदु पे काट रही हैं तो ऐसी स्थिति में OP ब्याज का दर और OM आय का निर्धारण हो रहा है, यानी T बिंदु जो है यहीं पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हिक्स और हैंसन के द्वारा द्विक्षेत्रीय मॉडल के आधार पर या वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता हुआ पाया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने आज इसका जिक्र किया और हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी।